लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो अपनी खुद की जंग से नष्ट हो जाता है। मनुष्य को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो भी अपनी आंतरिक कमजोरी से ही स्वयं को नष्ट कर लेता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। दूसरे चरण में कश्मीर के 3 जिलों में श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल की 15 और जम्मू के 3 जिलों पुंछ, राजौरी और रियासी की 11 सीटों पर वोटिंग जारी। 26 सीटों के लिए 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के सफल समापन के बाद मंगलवार शाम नई दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका यात्रा के दौरान क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। अपने संबोधन में दुनिया को दिया शांति का पैगाम। प्रवासी भारतीयों को भी किया संबोधित। जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज व्यस्त कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। अध्यक्ष के रूप में राजस्थान के सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। उपराष्ट्रपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति उद्यान का भी करेंगे उद्घाटन। संसद भवन परिसर में चल रहे 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का हुआ समापन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की समापन सत्र की अध्यक्षता। विधायिकाओं में शोर शराबे और कटुता पर जताई चिंता। कहा, नीतियां और कानून ऐसी होनी चाहिए जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को करे मजबूत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 41वें भारतीय तट रक्षक सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, आईसीजी भारत का अग्रणी गार्ड। आईसीजी कमांडर सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई आईसीजी परियोजनाओं का करेंगे आकलन। संसद भवन परिसर में चल रहे 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का समापन मंगलवार को हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। विधायिकाओं में शोर शराबे और कटुता को लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता का विषय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, नीतियां और कानून ऐसी होनी चाहिए जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करे। इस सम्मेलन में विधानसभाओं के 25 अध्यक्षों ने, 4 सभापतियों ने, कुल मिलाकर 22 पीठासीन अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में जहां सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीपीए का 67वां अधिवेशन हो रहा है, उन विषयों पर चर्चा की और उसके साथ साथ सतत एवं समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका, इस विषय पर भी चर्चा की। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का मत था कि विधायिकाओं को अधिक से अधिक जनता के बीच में सक्रिय बनाया जाए और अधिकतम लोगों को सक्रिय लोकतंत्र प्रणाली में और विधानसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भूमिका हो, ताकि सतत एवं समावेशी विकास का लाभ चर्चा और संवाद से समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल सके
और संविधान की भावनाओं के अनुरूप समान विकास और सबका विकास, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, इस विषय पर 2 दिन सार्थक चर्चा हुई। सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और उनकी विधान सभाओं में, विधान परिषद में जो उन्होंने नए इनोवेशन किए उसके अनुभव भी साझा किए। उस अनुभव से एक विधानसभा दूसरी विधानसभा की अच्छी प्रक्रियाओं, परंपराओं और इनोवेशन का अनुभव लेती है, जिससे ये लोकतांत्रिक संस्थाएं और सशक्त, मजबूत होती है। इसी के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर किस तरीके से विधायिका में सदस्यों को कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण हो, समितियों में किस तरीके से बेहतर चर्चा हो और समितियों की रिपोर्ट का किस तरीके से ठीक क्रियान्वयन हो, ताकि हम सतत समावेशी विकास की ओर बढ़ सकें। विधानसभाओं में इस बात की भी चर्चा हुई कि हम किस तरीके से अपनी अपनी विधानसभाओं को डिजिटलाइजेशन के काम को शीघ्र पूरा कर लें, ताकि वन नेशन वन प्लेटफॉर्म जो हमारा था उसको हम पूरे लक्ष्य के साथ पूरा कर पाए। मुझे खुशी है अधिकतम विधानसभाओं ने अपनी विधानसभा को डिजिटलाइजेशन कर लिया है और लोकसभा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो उपयोग कर हमने कई नए इनोवेशन किए हैं, उसकी तकनीकी ज्ञान भी और तकनीकी जो हमारी एक्सपर्टीज है वो भी सभी विधानसभाओं को हम सहयोग करेंगे, ताकि वहां की पूरी कार्रवाई विधानसभा की वो डिजिटलाइजेशन कर सके, मेटा डेटा पे ला सके, ताकि वहां के विधायकों को, वहां के सदस्यों को अपनी डिबेट और चर्चा में पुराने अनुभव, पुरानी डिबेट, पुरानी परंपराएं, परपाटियों का लाभ मिल सके। 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के सफल समापन के बाद मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच गए। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गृहनगर डेलावेयर में क्वाड लीडर्स के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। आइए देखते हैं इस पूरी यात्रा को एक खास वीडियो के माध्यम से। बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? What survive? The Quad. Will it survive regardless of the outcome? हमारा मैसेज साफ है। क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं।
डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। Prime Minister wants to make sure ultimately AI is there to benefit the people of India. This is India's moment. You have to seize the opportunity. We are expanding our manufacturing capabilities in India. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. It's an exciting time. He clearly wants to have India front and center in progress of technology. Prime Minister is a very bright man. जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज व्यस्त कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो यानी UPITS 2024 के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का ये दूसरा संस्करण है जो आज से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के व्यापार और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। इस साल सहभागी देश के रूप में वियतनाम को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के सीकर भी जाने वाले हैं। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में उनके 108वें जन्म दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीकर में उपराष्ट्रपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उद्यान का उद्घाटन भी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में कश्मीर के 3 जिलों में श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल की 15 सीटों, जबकि जम्मू के 3 जिलों पुंछ, राजौरी और रियासी की 11 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दूसरे दौर में केंद्र शासित प्रदेश की 26 सीटों पर कुल 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर की गांदरबल और बडगाम से पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में कंगन, गंदरबल, हजरतबल, खानियार, हबाकडल, लाल चौक, चांदपोरा, जैदीबल, ईदगाह, सेंट्रल, शॉलटोंग, बडगाम, बीरवाहा, खान साहिब, चरार शरीफ, चादुरा, गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कालाकोटे, सुंदरबानी, नौशेरा, राजौरी, बुढ़ाल, थाना मंडी, सुरनकोट, पुंछ, हवेली, मेंढर में मतदान हो रहा है। हम आपको बता दें कि पहले चरण में 18 सितंबर को करीब
61.13% मतदान हुआ था। 3 चरणों के चुनाव के बाद मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। वहीं चुनाव आयोग ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की संभावित तारीखों को टटोलने का प्रयास किया। चुनाव आयोग ने संबंधित एजेंसियों और विभागों को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। चुनाव आयोग ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और समीक्षा का उद्देश्य राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव की तारीख तय करना और बिना किसी पूर्वाग्रह के कानून और ईसीआई दिशा निर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। चुनाव आयोग ने राज्य और जिला प्रशासन को पक्षपातपूर्ण आचरण के प्रति आगाह भी किया। प्रलोभनों के प्रति शून्य सहिष्णुता, धनबल पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को कड़े निर्देश भी जारी किए। चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं में तेजी लाने का निर्देश भी जारी किया। साथ ही स्थानीय संस्कृति, खेल और प्रभावशाली लोगों से जुड़ी स्वीप गतिविधियों में मतदाताओं को शामिल करने की बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 सितंबर को नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा आयोजित 16वीं एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन कार्यक्रम के उद्घाटन सभा में हिस्सा लिया। 4 दिवसीय इस आयोजन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में देश के सार्वजनिक वित्त में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में कैग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 16वीं ASOSAI सभा के मेजबान के रूप में SAI इंडिया के पास सभा में एकत्रित विद्वानों के विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करने को बहुत कुछ होगा। उन्होंने 2024 से 2027 की अवधि के लिए ASOSAI की अध्यक्षता संभालने के लिए SAI इंडिया को बधाई भी दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत CAG के कुशल नेतृत्व में ASOSAI सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देते हुए नई ऊंचाइयों को छुएगा। The CAG of India plays a key role in ensuring transparency and accountability in country's public finance. It was not without reason that the Indian Constitution vested the office of CAG with a wide mandate and complete autonomy. While explaining the role of CAG in the Constituent Assembly, Dr. Babasaheb Ambedkar, the architect of our Constitution, had aptly described the CAG as the most important officer in the Constitution of India. I believe that the office of the CAG has lived up to the expectations of the Constitution makers. It follows a strict code of ethical and moral conduct that ensures the highest order of probity in its functioning. What is equally important for effective auditing of public finance is timeliness. If a wrong is pointed out well within time, it can be corrected. This implies that an auditor is entrusted with the task of not only pointing out faults, but also suggest a way out to improve the quality of governance. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में 41वें भारतीय तट रक्षक यानी ICG कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ICG को भारत का अग्रणी गार्ड बताया। ICG कमांडर सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई ICG परियोजनाओं का आकलन करेंगे। देखते हैं ये खास वीडियो।
युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने और जागरूकता बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। उन्होंने भारत भर के चिकित्सा संस्थानों में तंबाकू निषेध केंद्रों यानी TCC का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए प्रताप राव जाधव ने कहा, भारत में हर साल लगभग 13 लाख लोग तंबाकू के कारण अपनी जान गंवाते हैं और युवाओं के बीच तंबाकू एक फैशन और स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। सरकार का ये अभियान एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की दिशा में जागरूकता फैलाने तथा प्रयास करने की हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। तंबाकू का सेवन कितना हानिकारक है और सरकार इसके सेवन को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में भारत सरकार तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे भारत में हर रोज हजारों लोगों की जान तंबाकू की वजह से जाती है। तंबाकू के सेवन से कई घातक बीमारियां होती हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तंबाकू के उपयोग की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। धूम्रपान को इन स्थानों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रचार और प्रसार के सभी माध्यमों पर विज्ञापन पर रोक। तंबाकू निषेध के लिए भी कई सफल कदम उठाए गए हैं। पिछले साल के टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2023 की उपलब्धियां। आओ तंबाकू मुक्त पीढ़ी बनाए, तंबाकू मुक्त युवा बनाए। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 को सफल बनाए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का विकास दर का अनुमान 6.8% पर बरकरार रखा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने तिमाही आर्थिक दृष्टिकोण में उन्होंने कहा कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि जून तिमाही में मध्यम दर्ज हुई है, क्योंकि उच्च ब्याज दरों ने शहरी मांग को कम कर दिया है। S&P ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान भी 6.9% बरकरार रखा है। एजेंसी ने वर्ष 2025 में चीन की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को घटाकर 4.3% कर दिया है। उसने 2024 के लिए ये अनुमान 4.8% से घटाकर 4.6% कर दिया है। लेह में लद्दाख की संस्कृति और विरासत के वार्षिक उत्सव का समापन 24 सितंबर को हो गया है। 21 सितंबर से शुरू हुए लद्दाख महोत्सव के दौरान क्षेत्र के पारंपरिक संगीत, नृत्य, कला और शिल्प को प्रदर्शित किया गया। ये उत्सव पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस उत्सव की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।